अंदर आ जाइए, हमें आपका ही इंतज़ार था। हमें पता है कि आप ये वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज़ का अपोस्टिल जल्द से जल्द और आसानी से कैसे कराया जाए। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाने कि टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा नॉन रिकॉर्डेबल माने जाने वाले डीड ऑफ सेल का अपोस्टिल कहां और कैसे कराएं। इसकी लागत, प्रोसेसिंग समय के लिए और टेक्सास अपोस्टिल ऑर्डर के लिए आपको किन स्टेप्स का पालन करना होगा। टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा नॉन रिकॉर्डेबल वर्गीकृत सभी दस्तावेजों, जैसे कि किसी भी प्रकार के डीड ऑफ सेल दस्तावेज को देखा जाए तो अपोस्टिल के लिए आप हमें ईमेल या फैक्स नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक अपवाद है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। आपको मूल वेट इंक साइंड डीड ऑफ सेल हमें मेल करनी होगी या ऑस्टिन ऑफिस में देनी होगी। फोटोकॉपी स्वीकार्य नहीं है। दूसरी बात यह है कि सभी नॉन रिकॉर्डेबल दस्तावेज टेक्सास नोटरी पब्लिक द्वारा वेट इंक से नोटरीकृत कराएं। आप केवल टेक्सास नोटरी का ही उपयोग कर सकते हैं। फिर आपको किसी वकील को या टेक्सास नोटरी को अपने दस्तावेज में यह टेक्सास नोटरी जुरैट या एक्नॉलेजमेंट टेक्स्ट जोड़ना होगा, जैसा कि यहां दिखाया गया है। तो यहाँ कुछ डीड ऑफ सेल के उदाहरण दिए गए हैं जिनका हम अपोस्टिल कर सकते हैं। फिर से बता दूं, दुनिया भर में सचमुच हजारों प्रकार के डीड ऑफ सेल होते हैं। तो पृथ्वी पर 8 अरब से ज्यादा लोग हैं, तो डीड ऑफ सेल भी बहुत सारे हैं। तो ये कोई पूरी सूची नहीं है, लेकिन अगर ये किसी भी प्रकार का डीड ऑन ऑफ सेल है और टेक्सास नोटरी द्वारा ठीक से नोटरीकृत है, तो इसका अपोस्टिल किया जा सकता है। तो क्विट क्लेम डीड्स, ग्रांट डीड्स, मॉर्गेज डीड्स, स्पेशल वारंटी डीड्स, लिमिटेड वारंटी डीड्स, सर्वाइवरशिप डीड्स, डीड ऑफ ट्रस्ट, शेरिफ डीड, टैक्स डीड, ट्रांसफर ऑन डेथ डीड, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डीड, लेडी बर्ड, इनमें से कोई भी किया जा सकता है। तो इनमें से किसी पर भी आपके पास सही शब्दावली होनी चाहिए। तो आपके पास इनमें से एक या दो होने चाहिए। माफ कीजिएगा, इन दोनों में से कोई एक। तो आप या तो इस शब्दावली का उपयोग कर सकते हैं जिसे टेक्सास नोटरी जो राइट कहा जाता है। नोटरी को इसे दस्तावेज पर डालना होगा या आपके डीड वकील को इसे वहां डालना होगा या आपको यह करना होगा। ठीक है, और फिर इसमें या शब्द है, यानी कोई एक। आप ये दोनों नहीं कर सकते। आप इनमें से एक सेट चुनते हैं और ये टेक्सास नोटरी एक्नॉलेजमेंट शब्दावली है, आप उसे चुन सकते हैं। अब यदि आपको ये शब्दावली चाहिए तो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। इस पर क्लिक करें और सारा हाईलाइट किया हुआ टेक्स्ट डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप बस उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। ये आसान है। इसे अपने डीड ऑफ सेल के साथ जोड़ दें यदि आप यह शब्दावली वहां नहीं डालना चाहते। यदि जगह न हो तो इसका प्रिंट लेना पड़ सकता है, लेकिन जगह होने पर आप इसे सीधे वेबसाइट से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या डीड ऑफ सेल पर डालने के लिए बस इस पीडीएफ पर क्लिक करें और वह डाउनलोड हो जाएगा। आप टेक्सास ई नोटरी का उपयोग कर सकते हैं, जिसे ऑनलाइन, वर्चुअल या रिमोट नोटरी भी कहते हैं। जूम या वेब कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने दस्तावेज नोटरीकृत करने के लिए यदि आप टेक्सास या संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं रहते हैं तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटरीकृत दस्तावेज हमें संपर्क करें पेज से भेज सकते हैं, ताकि आपको कुछ भी मेल करने या देने की जरूरत ना पड़े। और आप इस पेज से हमारे संपर्क पेज पर 3 अलग-अलग तरीकों से पहुंच सकते हैं। तो यहां इस पर क्लिक करें या आप यहां क्लिक कर सकते हैं या फिर आप यहां क्लिक कर सकते हैं हमारे टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर पेज पर, जहां आप नीचे दिए गए ऑर्डर फॉर्म बटन से जा सकते हैं। आपको ऑनलाइन फॉर्म पूरी तरह से भरकर उसका प्रिंट लेना होगा और फिर उसे यहां पर छोड़ना होगा। प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल के साथ हमें मेल करें ताकि हम दस्तावेज आपको या दुनिया में जिसे भी आप चाहें वापस भेज सकें। यदि आप ई नोटरी चुनते हैं तो कुछ भी मेल करने या यहां छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। फिर हमारे संपर्क पेज पर जाइए, जैसा कि मैंने पहले दिखाया था, और तीनों दस्तावेज पीडीएफ के रूप में अपलोड करें। पहला, एक पीडीएफ टेक्सास ई नोटरी द्वारा आपके इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज का। दूसरा, वह पीडीएफ जो आपको फेडेक्स या यूपीएस से मिलता है, यानी शिपिंग लेबल। और तीसरा, हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज, जिसे पीडीएफ में सेव करेंगे। जब आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर हों तो हार्ड कॉपी प्रिंट करने के बजाय इसे कंप्यूटर पर पीडीएफ की तरह सेव कर लें। ऑर्डर फॉर्म पेज पर कंप्यूटर के प्रिंट विकल्प में आपको पीडीएफ के रूप में सेव करें का विकल्प मिलेगा। आप इसे पीडीएफ में सेव करेंगे और पूरा भरने के बाद ऑर्डर फॉर्म पीडीएफ हमारे संपर्क पेज पर अपलोड करें। बस इतना ही। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मेल करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान। इसे करने का यह आपके लिए सबसे आसान तरीका है। अगला चरण 2 है, जो शिपिंग निर्देश है। ये चरण 2 है। मैं बताने जा रहा हूं कि आप दस्तावेज कैसे भेजेंगे और हम आपको दस्तावेज वापस कैसे भेजेंगे। तो आने जाने की शिपिंग और आपको शिपिंग लेबल कैसे बनाने हैं और आपको क्या करना है। तो ये इस पर निर्भर करता है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेज को अपोस्टिल करवा रहे हैं या तीनों को। यदि आप जा रहे हैं, उदाहरण के लिए एक गैर हेग देश के लिए, आपको दस्तावेज वैधीकरण या सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। और यदि यह राज्य स्तर का दस्तावेज है
जैसे मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए जन्म प्रमाण पत्र, तो आपको इसे टेक्सास के राज्य स्तर पर करवाना होगा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग से और फिर उस देश के दूतावास से। और वह तीसरा चरण है। तो मैं उस सब के बारे में बताने जा रहा हूं कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो अपने दस्तावेज हम तक पहुंचाने के लिए आमतौर पर केवल दो ही तरीके होंगे। पहला, जो सबसे आसान तरीका है और जिसकी हम 99% लोगों को सलाह देते हैं, और वह यह है कि आप रातों रात या डाक से दस्तावेज ऑस्टिन पते पर भेजें, जो ऑर्डर फॉर्म और शिपिंग निर्देशों में है। अगर आप ऑस्टिन में हैं तो दस्तावेज यहां दे सकते हैं। फिर से इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती, जिस पर हम चरण 3 में बात करेंगे। मेल करने या यहां देने से प्रक्रिया बिल्कुल भी तेज नहीं होती है। ये कोई वॉक इन सेवा नहीं है। आप हमारे कार्यालय में आकर तुरंत अपोस्टिल लेकर बाहर नहीं जा सकते। अपोस्टिल टेक्सास सेक्रेटरी अमेरिकी विदेश मंत्रालय या संबंधित देश के दूतावास या वाणिज्य दूतावास से होते हैं, और हम अपने डी.सी कार्यालय में सभी वैधिकरण करते हैं। डी.सी के सभी विदेशी दूतावासों में, जहां दुनिया के 99% विदेशी दूतावास स्थित हैं, तो मैं बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है। तो यदि आप हमें अपने दस्तावेज मेल करने वाले हैं, तो कृपया डाकघर का उपयोग न करें। यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस का उपयोग न करें। वे अक्सर दस्तावेज खो देते हैं और हर साल अरबों डॉलर का नुकसान उठाते हैं। वे अक्षम हैं, वे अविश्वसनीय हैं, उनका उपयोग न करें। अपने दस्तावेज हमें डाक से न भेजें और न ही हमसे वापस मंगवाएं, क्योंकि आमतौर पर उनकी ट्रैकिंग बहुत खराब होती है। हम सलाह देते हैं कि केवल फेडेक्स का ही उपयोग करें। लेकिन अगर आप फेडेक्स या यूपीएस चाहते हैं, या यदि आप यूरोप या दक्षिण अमेरिका या मध्य अमेरिका में हैं, तो मुझे पता है कि उन देशों में डीएचएल काफ़ी चलता है। लेकिन फिर से सबसे भरोसेमंद और जिसे हम रिकमेंड करते हैं और हम हर दिन उनके साथ शिपिंग करते हैं और हम हज़ारों दस्तावेज़ भेजते हैं और 6 महाद्वीपों पर हमारे क्लाइंट्स हैं, अभी तक अंटार्कटिका नहीं पहुँचा है, वो फेडेक्स है। वे अब तक के सबसे भरोसेमंद हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज़ खराब ना हों या खोई नहीं, तो वे सबसे भरोसेमंद हैं और वे सबसे सस्ते भी हैं। यदि आप यूएस में दस्तावेज़ों का उपयोग कर रहे हैं, तो वे सबसे बेहतर हैं, और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम अपने डीसी ऑफिस में ऑस्टिन टेक्सास से शिप करते हैं। तो टेक्सास के बीच से देश के दूसरी ओर जितनी दूर आप जा सकते हैं, अटलांटिक महासागर तक, वाशिंगटन डी.सी ठक। हमारे डी.सी ऑफिस में एक दस्तावेज को 2 दिन में फेडेक्स करने में हमें $11, असल में $10 और 95 सेंट लगते हैं ऑफिस तक। अगर हम यूपीएस का उपयोग करते हैं तो उतने ही समय के लिए यह $40 से अधिक है। अगर हम पोस्ट ऑफिस का उपयोग करते हैं तो ये $20 से अधिक है। ये लगभग $23 जैसा है। ये दोगुने से भी ज्यादा है। तो अगर आप दस्तावेज भेज रहे हैं तो फेडेक्स, यूपीएस और पोस्ट ऑफिस की तुलना में बहुत सस्ता है। यदि आप इसे रातों रात या 2 दिनों के भीतर तेजी से कर रहे हैं, तो अधिकांश लोगों को यह नहीं पता होता कि यह केवल तभी होता है जब आप फेडेक्स वन विकल्प का उपयोग करते हैं। और हमारे शिपिंग पेजों पर हमारा वीडियो इसके बारे में विस्तार से बताएगा। मैं इसे समझाऊंगा। यहाँ वे लिंक हैं जिन पर आपको क्लिक करना है। ये लगभग 15-20 मिनट का एक लंबा वीडियो होगा। ये आपको वो जानकारी प्रदान करेगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर भी नहीं बताते हैं। हमारे पास वीडियो और स्क्रीनशॉट हैं जो स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताते हैं कि आप दुनिया में कहीं से भी fedex.com या ups.com पर प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, ऑनलाइन जाकर आसानी से प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं, फिर उसे प्रिंट करके हमें डाक से भेज सकते हैं या उनकी पीडीएफ हमें ईमेल कर सकते हैं। ये केवल एक पीडीएफ है। आप हमें वर्ड में शिपिंग लेबल नहीं दे सकते या जिफ, जेपेग वगैरह। आपको उस ओरिजिनल पीडीएफ की जरूरत है जो यूपीएस या फेडेक्स लेबल बनाते समय देते हैं। आप यहां इन लिंक्स पर क्लिक करें, वे आपको वीडियो और स्क्रीनशॉट से समझाएंगे कि आपको किसी भी जगह से यह कैसे करना है। ठीक है, इंटरनेशनल शिपिंग के लिए आपको वह बनाना होगा जिसे कस्टम या कमर्शियल इनवॉइस कहते हैं। रसीद जो आपको बनानी होगी, आप इन पे क्लिक करें। ये फेडेक्स के लिए और ये यूपीएस के लिए। और हमारे पास आपके लिए पहले से भरा हुआ एक टेम्पलेट है जिसे आपको बस भरना है और फिर अपना नाम और तारीख लिखकर हस्ताक्षर करने हैं। बस इतना ही। ये आपके लिए पहले ही किया जा चुका है। फिर से देश के आधार पर उन्हें सामान्यतः इसकी आवश्यकता नहीं होती है। सावधानी के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग या यूएस से बाहर दस्तावेज भेजने पर ऐसा करने की सलाह देते हैं। जैसे कि मैक्सिको को इसकी ज्यादा परवाह नहीं है, लेकिन आप इसे वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन फेडेक्स के साथ उन्हें वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुनिया के अधिकांश अन्य देशों में कस्टम्स से निकलने के लिए आपके पास यह होना अत्यंत आवश्यक होता है। समझ गए? और फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम नहीं डाल सकते। मैं अपनी बात दोहराता हूं। जब हम इसे आपको वापस भेज रहे हों, तो आप अपनी शिपिंग पर कहीं भी हमारा नाम, फोन नंबर या पता नहीं डाल सकते। ये आपको भेजी जाने वाली शिपिंग है। तो हमने आपके दस्तावेज को अपोस्टिल कर दिया है और अब आप इसे अपने पास या किसी लॉ फर्म या किसी अन्य देश में वापस चाहते हैं, या किसी मित्र या परिवार या सहकर्मी या किसी कंपनी या सरकारी संस्था को, जहां भी आप चाहते हैं कि हम इसे भेजें, आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं। ठीक है, आप आयातक हैं और आप ही शिपर हैं, इसलिए आप इस पर हमारा नाम नहीं लिख सकते।
क्योंकि अगर ये कस्टम्स से होकर गुजरता है तो हमें सैकड़ों डॉलर का बिल भेजा जाएगा जो कि हमारा नहीं है। इसलिए अगर आप उस पर हमारा नाम डालेंगे तो हम आपके दस्तावेज आपको वापस नहीं भेजेंगे, ठीक है? इसे एक लिफाफे जैसा समझें जिसे आप मेल कर रहे हैं। अमेरिका में ऊपरी बाएं कोने में आप वापसी का पता डालते हैं ताकि यदि पता गलत हो या डाकघर इसे नहीं पहुंचा पाए तो मेल आपको वापस मिल जाए। हम यही मांग रहे हैं। बस बात इतनी है कि आप वहां हमारा पता नहीं डाल सकते हैं। आपको कोई भी पता डालना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी या किसी व्यवसाय का नाम लिख सकते हैं। बस आप वहां हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। आप अपना डाल सकते हैं। लोग यही करते हैं। टू और फ्रॉम दोनों में अपना पता डाल दें। जैसे अगर आप इसे वापस यूरोप शिप करना या भेजना चाहें। अमेरिका में आपका कोई मित्र या परिवार का सदस्य है। बस पता उपयोग करें। ये तभी होगा जब आपका दस्तावेज आपको वापस कर दिया जाता है। उन्हें इसे वापस भेजने के लिए या सीमा शुल्क का बिल भेजने के लिए आपके पते की आवश्यकता होती है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप हमारा पता नहीं डाल सकते, बस इतना ही। और फिर से इन दोनों में से आप इस पे क्लिक करें, हम इसे करने का तरीका विस्तार से जानेंगे। जब फेडेक्स या यूपीएस पर ऑनलाइन बुकिंग करते समय वे भेजने और पहुंचने का पता पूछेंगे, बस वहां हमारा पता या फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते। ये सरल है, लोग इसे रोज़ करते हैं और कहते हैं मुमकिन नहीं। हाँ, आप कर सकते हैं, बस तरीका गलत है, हमारे निर्देश मानिए, इसे ऑनलाइन करें। ऐसा करने के लिए फेडेक्स या यूपीएस स्टोर में ना जाएं क्योंकि कई बार उन लोगों को पता नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं। आप इसे बस ऑनलाइन कर सकते हैं। हम इस दुनिया के हर देश से हर दिन करवाते हैं। आप हमारे पते का उपयोग किए बिना ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं क्योंकि फिर से आप ऑनलाइन लेबल बना रहे हैं और इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। हम नहीं, हम बस इसे आपके लिए फेडेक्स या यूपीएस या डीएचएल पर छोड़ रहे हैं। इसलिए आप हमारा पता उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि तकनीकी रूप से फेडेक्स या यूपीएस या डीएचएल की नज़र में हम ही आयातक बन जाते हैं, हम शिपर हैं। क्या आप देख रहे हैं कि सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है और हमारी कानूनी नीति हमारी कंपनी की नीति के अनुसार हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता ना डालें, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसे शिप नहीं करेंगे 100% हम इसे वापस नहीं करेंगे। नया शिपिंग लेबल हेतु हम आपसे संपर्क करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर के लिए हमारा पता और फ़ोन नंबर शायद न हो। यदि यह विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है, तो हम इसे वापस शिप नहीं करेंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि समय कम है और दस्तावेज वापस चाहिए, तो नया लेबल भेजने और संपर्क करने में कई दिनों की देरी हो सकती है। इसीलिए इन निर्देशों का पालन करें और इस प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर न लिखें। तो हाँ, शिपिंग के बारे में बस इतना ही है। ये फिर से बहुत सरल है। आप बस हमें दें, फिर से यदि आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, आप हमें सामान खुद दे सकते हैं। बस एक प्रीपेड शिपिंग लेबल साथ दें और हम उन्हें वापस भेज देंगे। यानी आप मेल नहीं करेंगे बल्कि खुद डीएच जाएँगे, लेकिन वापसी आपको डाक से मिलेगी। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। तो आप ऑनलाइन जाएँ, शिपिंग लेबल बनाएँ और जब आप हमारे ऑस्टिन स्थानों पर आते हैं तो आप अपने दस्तावेज़ दे देते हैं। फिर उसी दिन या अगले 2 दिनों में, जैसा कि चरण 3 में देखेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जारी करने में कितना समय लगता है या संघीय सरकार या दूतावास को, फिर हम इसे आपको वापस भेज देंगे। तो बस इतना ही, धन्यवाद। ये चरण 3 है। मैं अभी की कीमतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे पास हैं और यदि आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं और इसके साथ ही हमारे काम पूरा करने की जो समय सीमा है, वो आज 30 नवंबर 2025 तक तय की गई है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर कैसे? यदि आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, तो आपको जो करना होगा, वह ये है कि आपको हमारे ऑर्डर फॉर्म को प्रिंट करना होगा, जो आप ऑनलाइन भरते हैं, जिसे आप यहाँ नीचे ठीक यहाँ क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने से आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाएँगे और यही वे है जिसे आप ऑनलाइन भरेंगे और फिर उसका प्रिंट लेंगे। और वहाँ एक और वीडियो है जो बताएगा कि ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है, या वह सब कुछ। तो यदि आप मेल करने जा रहे हैं, अपने दस्तावेज़ हमें, जो कि अधिकांश लोग करते हैं, तो आप हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करें और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ भेजें, जैसा कि हम चरण 2 में बताते हैं, आप इसे हमें भेजें। यदि आप व्यक्तिगत रूप से हमें अपने दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, जिससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती है और मैं इसके बारे में बताऊँगा। यदि आप इसे हमारे ऑस्टिन कार्यालय में देने जा रहे हैं, जो एकमात्र स्थान है, ह्यूस्टन नहीं, डलास नहीं, केवल हमारा ऑस्टिन कार्यालय, तो आप अपने दस्तावेज़ वहाँ दे सकते हैं। तो यदि आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ लेकर आएँ। और फिर मैं अभी हमारे कट ऑफ समय के बारे में बताने जा रहा हूँ।
तो उसी दिन की सेवा के लिए इसका मतलब यह है कि यदि हमें आपके दस्तावेज दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं तो हम आपके कानूनी दस्तावेज टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जमा कर देंगे, सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम, सोमवार से शुक्रवार, किसी भी प्रमुख संघीय या राज्य की छुट्टियों को छोड़कर। तो जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुला होता है और वे वास्तव में केवल संघीय और राज्य की छुट्टियों के अलावा भी अधिक दिन बंद रहते हैं, जैसे इस साल 4 जुलाई के लिए उन्होंने 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को छुट्टी रखी थी, वह कोई संघीय अवकाश नहीं था और वे इस सप्ताह बंद रहे थैंक्स गिविंग से पहले बुधवार को, और वह कोई संघीय अवकाश नहीं था, या ब्लैक या गुड या ब्लैक फ्राइडे, वे तब भी बंद रहते हैं। वह कोई संघीय अवकाश नहीं है, लेकिन वे बंद हैं, इसलिए वे इस सप्ताह 3 दिनों के लिए बंद हैं और वे क्रिसमस के लिए 3 दिनों तक बंद रहेंगे। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है क्रिसमस ईव का दिन, जो कि संघीय अवकाश नहीं है। जब वे बंद होंगे, हम आपके दस्तावेज जमा नहीं कर पाएंगे। यह जान लें ताकि आप समय सीमा से अवगत रहें। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस बंद होने पर कोई कंपनी फाइलिंग नहीं कर सकती। मैं बस ये स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सीएसटी तक मिले, तो हम गारंटी देते हैं कि अगर वे हमें 12 बजे तक मिल जाते हैं तो हम उन्हें टेक्सास राज्य के पास दाखिल कर देंगे। फिर उनके काम पूरा करने के समय के आधार पर वे बदलते रहते हैं। यह हमारे नियंत्रण में नहीं है। कोई भी कंपनी या व्यक्ति यह नियंत्रित नहीं करता कि वे कितनी जल्दी काम पूरा करेंगे अभी के अनुसार, और हम इसे हर महीने बदलते हैं। जैसे अभी कुछ ही घंटों में यह बदलकर दिसंबर 2025 हो जाएगा। तो अगर आप भविष्य में 2026 या 2027 में यह वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो में जो देख रहे हैं उसे भूल जाइए। इस पेज पर यहां जो कुछ भी लिखा है वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए वर्तमान में काम पूरा होने का समय होगा, और मैं अपने उदाहरणों में इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो अभी के अनुसार नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं, और मैं यह समझाने जा रहा हूं कि 0 दिनों का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम यहां कुछ स्थितियां देते हैं। तो अगर हमें आपके कागजात डाक से या दोपहर तक सेंट्रल टाइम के अनुसार मिल जाते हैं, तो हम आपके दस्तावेज दाखिल कर देंगे। फिर यह संभव है, हालांकि निश्चित नहीं, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी दिन आपका अपोस्टिल जारी कर दे। तो उसी दिन का मतलब है 0, यानी हमें आपका दस्तावेज उस दिन दोपहर तक या उससे पहले मिल जाएगा। हम उसे उसी दिन दाखिल करेंगे और वे उसे उसी दिन जारी कर सकते हैं, और हम आपको ठीक उसी दिन वापस डाक से भेज देंगे। ये 0 दिन है, या हमारे दाखिल करने के बाद उन्हें 2 कार्य दिवस तक का समय लग सकता है ताकि वे इसे आपको जारी कर सकें। ठीक है, तो मैं यहां हमारे उदाहरणों को समझाने जा रहा हूं। तो पहली स्थिति, हमें आपके दस्तावेज सोमवार को दोपहर के सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम की समय सीमा से पहले या तब तक मिल जाते हैं, और फिर हम उसे उसी दिन दाखिल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या तो आपके दस्तावेजों पर उसी दिन अपोस्टिल जारी कर देगा, जो कि 0 दिन है। वे इसे अगले कार्य दिवस में कर सकते हैं, जो 1 दिन है, या 2 कार्य दिवसों में। तो सबसे खराब स्थिति में आपको यह मिलेगा और बुधवार को आपको वापस डाक से भेज दिया जाएगा। तो अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाता है, तो यह सबसे अच्छी स्थिति है। ठीक है। दूसरा उदाहरण यह है कि अगर हमें आपका दस्तावेज सेंट्रल टाइम के अनुसार दोपहर के बाद मिलता है, तो अगर आप इसे हमें डाक से भेजते हैं और हमें यह दोपहर 2-3 बजे यूपीएस या फेडेक्स या डीएचएल से मिलता है, या आप इसे हमारे कार्यालय में 2, 3, 4 या 4:55 पर छोड़ते हैं, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो ठीक 5 बजे से पहले उसी सोमवार को इसे छोड़ देते हैं। तो हम इसे अगले कार्य दिवस में ही दाखिल कर सकते हैं, और फिर वे इसे उसी दिन जारी कर सकते हैं, वह 0 दिन है। वे इसे अगले कार्य दिवस 1 दिन या 2 कार्य दिवसों में जारी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे ले सकते हैं और उस गुरुवार को आपको वापस डाक से भेज सकते हैं। तो फिर से दोनों स्थितियों में अगर हमें आपका दस्तावेज सोमवार को मिलता है, चाहे दोपहर से पहले या दोपहर के बाद, ये बुधवार या गुरुवार होगा। तो जब तक कोई ज़ोंबी सर्वनाश या एलियन आक्रमण ना हो, अगर आप इसे सोमवार को करते हैं, तो सबसे खराब स्थिति में ये आपको गुरुवार तक वापस डाक से भेज दिया जाएगा। सबसे अच्छी स्थिति में ये आपको सोमवार को ही वापस मेल कर दिया जाएगा। तो बस इसे समझने के लिए, और मैं इस बात पे जितना जोर दूं कम है। यदि आप ऑस्टिन में हमारे मुख्य कार्यालय आ रहे हैं, तो अपने दस्तावेज मेल करने के बजाय खुद देने से प्रक्रिया तेज नहीं होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें वे खुद देने से मिलते हैं या मेल से, दोपहर से पहले या बाद में। काम पूरा होने में उतना ही समय लगेगा। बहुत से लोग हमारी वेबसाइट नहीं पढ़ते हैं, वे हमसे संपर्क नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि यह उसी दिन हो जाएगा, पर यह मुमकिन नहीं, क्योंकि यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मामला है। यह उन पर निर्भर है। वे ही तय करेंगे कि वे इसे उसी दिन जारी करेंगे, अगले दिन या 2 दिनों में। तो कृपया जब तक आप ऑस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट मेल कर दें, जैसा कि हमने चरण 2 में बताया है कि इसे कैसे करना है। ठीक है, और फिर ये कीमतें आज की तारीख तक हैं। ये अगले साल 2026 या 2027 या 2028 में बदल सकती हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों। लेकिन इस वीडियो में जो कहा गया है उस पर ना जाएं। यहाँ जो लिखा है उसके अनुसार चलें। यहाँ जो कुछ भी लिखा है, ठीक यहाँ इस समय यहाँ जो भी लिखा है वही वर्तमान कीमत है। तो पहले दस्तावेज के लिए यदि आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से एक दस्तावेज अपोस्टिल कराना है, तो ये $95 है, और इसमें सभी फाइलिंग शुल्क शामिल हैं। तो आप हमें कोई चेक या मनी ऑर्डर या कैशियर चेक न लिखें।
आप हमें राज्य फाइलिंग शुल्क के लिए पैसे ना भेजें और आप कागजी कार्रवाई भी ना करें। आप हमें राज्य का फॉर्म ना भेजें। हमारे अपने फॉर्म हैं और हम फाइलिंग शुल्क का भुगतान करते हैं, तो ये सिर्फ $95 है। बस इतना ही, कोई टैक्स नहीं है। ये सिर्फ $95 फ्लैट है। बस इतना ही आपको देना है और फिर यदि कई दस्तावेज हैं तो छूट दी जाती है। और ये बस एक आपके लिए आसान सा चार्ट है। दस्तावेज होने पर ये 95 दस्तावेजों पर अपोस्टिल कराएं। ये एक ही समय के लिए है। 170 3 के लिए 245 और इसी तरह आगे भी। तो ये वर्तमान कीमत है। ये हमारे पास है। और फिर से कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज $75 प्रति दस्तावेज है। और फिर जब आप ऑन ऑर्डर के लिए तैयार हों तो इस बटन पर क्लिक करें और यह आपको हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा। यह विशेष रूप से टेक्सास अपोस्टिल के लिए है। ध्यान दें, इसमें संघीय कॉरपोरेट दस्तावेजों या दूतावास शुल्क का मूल्य निर्धारण शामिल नहीं किया गया है। यह विशेष रूप से केवल टेक्सास के लिए है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड टेक्सास के दस्तावेज। तो वे दस्तावेज जो टेक्सास नोटरी द्वारा प्रमाणित हैं या वे दस्तावेज जो टेक्सास की किसी संस्था, शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए थे, जैसे टेक्सास जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक की डिक्री, आपराधिक रिकॉर्ड की जांच, ड्राइवर लाइसेंस, पावर ऑन अटॉर्नी जैसी चीजें। तो ये चरण 3 है। धन्यवाद।